नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। इससे पहले मैंने मूंज तक आपको पढ़ा दिया है। पार्ट 4 में आपको पढ़ाने वाला हूँ सन और शनई के बारे में। तो सन या शनई, इसको अंग्रेजी में सन और सन हेम्प्स के नाम से जानते हैं। सन भी कहते हैं, सन भी कहते हैं और सन हेम्प्स, तो इसके नाम से सन या शनई को जानते हैं। सन का पादप आपने देखा होगा गाँवों में, तो ये वही सन का पादप है। इसका वानस्पतिक नाम होता है क्रोटेलेरिया जुन्सिया। अंग्रेजी में आप देखेंगे जुन्सिया, तो क्रोटेलेरिया जुन्सिया जो है इसका वानस्पतिक नाम होता है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये वानस्पतिक नाम आपको याद करने पड़ेंगे, साथ में कुल का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। लेग्यूमिनेसी या फिर फाबेसी कुल में ये आता है, लेग्यूमिनेसी अथवा फाबेसी। तो ये इसके कुल का नाम है, लेग्यूमिनेसी अथवा फाबेसी। यहाँ पर देख सकते हैं सन या शनई का जो पादप है उसका जो कुल है वो लेग्यूमिनेसी कुल होता है। अगला है, इसको हम फाबेसी भी कहते हैं, चाहे लेग्यूमिनेसी बोल दो चाहे फाबेसी कुल बोल दो। ये जो है सन या शनई पादप जो है इसके कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी या फाबेसी कुल। क्रोटेलेरिया जुन्सिया उसका वानस्पतिक नाम होता है। उपकुल जो है इसका पेपिलियोनेटी है, ये आपको याद रखना है। लेग्यूमिनेसी कुल है और उपकुल जो है पेपिलियोनेटी होता है। अगला है, इसको उपयोगी पादप का जो भाग होता है वो क्या होता है। स्तंभ फ्लोएम रेशे होते हैं और परिरंभ रेशे, ये इसके उपयोगी भाग होते हैं सन या शनई पादप के। तो स्तंभ फ्लोएम जो रेशे होते हैं और परिरंभ रेशे जो होते हैं, ये जो होते हैं ये सन या शनई पादप के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो इनसे ही जो है रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए आप देखते हैं आगे। भारत में प्राचीन काल से ही सन की खेती रेशे व हरी खाद के लिए की जाती है। इसकी जो उत्पत्ति है, स्थल जो है इसका सही रूप से ज्ञात नहीं है। इसके उत्पत्ति स्थल के बारे में अब तक जो है सही जानकारी किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाई है कि कहाँ से जो है सन या शनई पादप की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति जो है भारतीय उपमहाद्वीप से मानते हैं। तो अधिकांश वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। विश्व में सन की खेती जो है एशिया तथा अफ्रीकाई देशों में बहुतायत से की जाती है। तो ये जो है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इसमें काफ़ी देश होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश के आसपास हैं, काफ़ी देश हैं अफ्रीका में। उसी प्रकार एशिया महाद्वीप में भी काफ़ी देश हैं, 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया और अफ्रीका, इन 2 महाद्वीपों में सन या शनई पादप की जो है उत्पत्ति जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मानी गई। मतलब ऐसा बताया गया कि एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में सन या शनई का पादप बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत में इसकी खेती जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इसकी सबसे ज़्यादा जो है उपज होती है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, इन सभी राज्यों में सन या शनई पादप की खेती होती है। तो दोस्तों अब आपको मैप में दिखाता हूँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये कहाँ पर हैं। देखिए तमिलनाडु जो है यहाँ पर पड़ता है, ये तो हो गया यहाँ पर तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु के ऊपर जस्ट जो है आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु के ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, बीचों बीच में जो है दक्षिण, यहाँ पर जो भारत का मैप है उसके बीचों बीच में जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन एरियाओं में जो है, इन एरियाओं में सन या शनई पादप की जो है उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब इनकी खेती जो है वर्तमान में हो रही है। तो अफ्रीका, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो है, इसमें भारत में जो है सन या शनई पादप की खेती हो रही है वृहद स्तर पर, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इसकी सामान्य स्तर पर की जाती है। तो ये बड़े राज्य जो हैं, इन राज्यों में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सन या शनई पादप की खेती की जा रही है। तो ये सन या शनई का जो पादप है, आप इसको देख सकते हो किस प्रकार इसमें जो है रेशे लगते हैं। तो ये सन या शनई का पादप है। अब इस पादप के बारे में जानते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सन हेम्प का पादप जो है, शनई को ही हम सन हेम्प कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सन हेम्प का पादप जो होता है वो पादप काफ़ी लंबा होता है, लगभग 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है सन के पादप की। 1 वर्षीय होता है, शाकीय होता है। कृषि जो है वर्षा ऋतु में की जाती है। तो इसकी जो कृषि की जाती है सन की, वो वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है। 4 माह में इसकी फसल काटने योग्य हो जाती है, 4 महीने में इसकी फसल को काट लिया जाता है। सन का रेशा जो है स्तंभ से बास्ट रेशों के रूप में
जो है ये प्राप्त किया जाता है। तो सन का रेशा जो है बास्ट रेशों का उदाहरण माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिए थे बास्ट रेशों में कौन कौन से पादप आते हैं। तो बास्ट रेशे जो है बहुत ही कठोर रेशे होते हैं। ये जो सन का पादप है इससे जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो बास्ट रेशों का ही उदाहरण होते हैं। पिछली वीडियोज़ को आप देखोगे तो उसमें आपको बास्ट रेशों के बारे में मैंने बताया है। स्तंभ से रेशों का पृथक्करण जो है प्यूरिफिकेशन अर्थात अपगलन रेटिंग विधि जिसे बोलते हैं हम, इस रेटिंग विधि या प्यूरिफिकेशन या अपगलन की विधि से जो है इसके तने से रेशों को अलग किया जाता है। तो सन के पादप से रेशे जो अलग किए जाते हैं ये प्यूरिफिकेशन या फिर अपगलन विधि या फिर रेटिंग विधि, इस विधि से जो है इसको अलग करते हैं। इसके अंतर्गत पके हुए पौधों के समूह या बंडल को जल में डुबोकर 5 से 7 दिन तक सड़ाया जाता है। तो इसके जो पके हुए पौधे के समूह या बंडल्स जो होते हैं उनको जल में भिगो कर रखा जाता है। 5 से 7 दिन तक इनको पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं। उसके पश्चात जो है सड़ने के पश्चात इनका कार्य जो होता है वो सड़ने का जो कार्य किया जाता है वो मुख्यतया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो जीवाणु है इसके द्वारा इन सन के पादप को सड़ाने का काम किया जाता है। तो इसके जो रेशे थे उनको अलग करके हम पानी में भिगो रहे थे, उनको सड़ाने के लिए जो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो जीवाणु है उसको जो है काम में लिया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जीवाणु क्या काम आता है? सन के पादप जो होते हैं उनको सड़ाने में ये काम आता है। तत्पश्चात रेशों को स्तंभ से छीलकर धोकर व सुखाकर गांठों में इनको बांध लेते हैं। अर्थात जो है इनके जो रेशे होते हैं सन के रेशे आपने देखे होंगे गांवों में, तो इनके रेशों को स्तंभ से छील लिया जाता है और छील करके धो लेते हैं। उसके पश्चात सुखाकर गांठ के बंडल बना लेते हैं अर्थात गांठों में उसको बांध देते हैं, गट्ठर उनके बना लेते हैं। अब इसके रेशों का क्या क्या उपयोग किया जाता है? सन का पादप आपने गांवों में देखा होगा, सामान्यतः पाया जाता है। सन के रेशों को बटा जाता है अर्थात ट्विस्ट किया जाता है। बटने के पश्चात इनसे रस्से बनाए जाते हैं। तो रस्सी बना सकते हैं हम आसानी से सन के रेशों से भी। तो बस रस्सी बनाने में सन के रेशों को हम प्रयोग कर सकते हैं। गांवों में आप देखते होंगे बूढ़े बड़े जो लोग होते हैं वो सन के रेशों से क्या बना लेते हैं? रस्सी बना लेते हैं। सन को बार बार सन के जो रेशे होते हैं उनको बटते हैं। बटने के पश्चात हाथों में आपने देखा होगा उनको बार बार बटते हैं। बटने के पश्चात उनसे रस्सी बनाते हैं। रेशों से किरमिच अर्थात कैनवास, बोरियां और मछली पकड़ने के जाल और पतली डोरियां जो हैं इससे बनाई जाती है। तो मछली पकड़ने के आपने जाल देखे होंगे, तो उन जालों को भी हम जो सन के पादप हैं उनके रेशों से बना सकते हैं। आगे आप देखोगे अपरिपक्व रेशों से सिगरेट का कागज़ बनाया जाता है और टिश्यू पेपर बनाए जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि सिगरेट के कागज़ और टिश्यू पेपर जो होता है, उन टिश्यू पेपर और सिगरेट के कागज़ को बनाने में किन के रेशों का प्रयोग करते हैं? सन का जो अपरिपक्व रेशा होता है, मतलब परिपक्व होने से पहले ही उनके रेशों को प्राप्त करके उनसे सिगरेट का कागज़ बनाया जाता है। सिगरेट जो पीते हैं वो आप उन सिगरेट को देखना, और सिगरेट का जो पतला सा कागज़ होता है वो इस सन पादप के ही रेशों से बनाया जाता है। जो इमेच्योर होते हैं, जो मतलब परिपक्व नहीं होते हैं, तो इमेच्योर जो रेशे होते हैं इसके, उन रेशों से सिगरेट का कागज़ बनाया जाता है। टिश्यू पेपर आप जानते होंगे, शादी ब्याह में आपने हाथ जो है धोए, हाथों को जैसे आपके हाथ गीले हो जाते हैं खाना खाने के बाद, हाथों को धोने के बाद जो छोटा सा कागज़, आप कागज़ का एक टुकड़ा सा जो है वहाँ पर लेते होंगे और उससे हाथों को पोंछते होंगे, तो वो जो टुकड़ा है कागज़ का सा उसको हम टिश्यू पेपर बोलते हैं। तो ये टिश्यू पेपर जो है इसको बनाने में भी हम सन के जो रेशे हैं उनका प्रयोग करते हैं। पूरा पादप हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सन के पादप को हम हरी खाद के रूप में भी काम में लेते हैं, जिससे कि जो है आसानी से उपज पैदा हो जाती है। अर्थात उपजाऊपन जो पैदा करना है तो इसके जो ये सन का पादप है उसके हरी खाद को हम काम में लेंगे, अर्थात उनकी पत्तियों को सड़ाने के बाद उसको काम में लिया जाता है। बीजों से प्राप्त गोंद जो है छपाई उद्योग में उपयोगी होती है। तो इसके बीजों से गोंद प्राप्त की जाती है और छपाई उद्योग में वो काम में ली जाती है। तो ये सन के पादप के महत्वपूर्ण जो हैं उपयोग आपको याद रखने हैं। अब मसाले उत्पादक पादप, अगले प्लांट जो हैं, अब तक हमने रेशे उत्पादक पादप पढ़े थे, अब मसाले उत्पादक पादप जिनसे जो है हम स्पाइसेज प्राप्त करते हैं। स्पाइसेज का मतलब होता है मसाले, अंग्रेजी में स्पाइसेज बोलते हैं, SPICES स्पाइसेज।
प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है उत्पन्न करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। प्रोड्यूस करना मतलब उत्पादित करना। प्लांट्स का मतलब होता है पादप, अर्थात जो पादप जो है रे से उत्पादित करते हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं, स्पाइसेज प्रोड्यूसिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, स्पाइसेज जो हैं उनको प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट हैं उनको मसाले उत्पादक पादप हम कहते हैं। मानव और मसालों के संयोग की कहानी अत्यंत रोचक है। प्राचीन काल में स्वर्ण मतलब सोने के बाद मानव की सबसे तीव्र लालसा मसालों के प्रति रही है। तो प्राचीन काल में स्वर्ण के बाद जो है मनुष्य की सबसे तीव्र जो लालसा रही है वो रही है मसालों की। मसालों से क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है भोजन, इस वजह से मसालों को हम काम में लेते हैं। उस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः इन्हीं वस्तुओं पर जो है आधारित था। तो मसाले उत्पादक जो वस्तुएं थी उन्हीं पर निर्भर रहता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस किया जाता था वो मसालों का व्यापार करते थे। जैसे पुर्तगाली भी करते थे, तो मिर्चों का व्यापार करते थे। तो इस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका व्यापार किया जाता था। अब हम बात करते हैं हिल की। तो हिल ने क्या किया, हिल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि हिल ने जो है 1952 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इकोनॉमिक बॉटनी। तो इकोनॉमिक बॉटनी हिल की एक पुस्तक थी, 1952 में इसने लिखी थी। तो उस पुस्तक में इसने मसालों की परिभाषा बताई हिल ने। अब क्या बताई मसालों की परिभाषा, चलिए देखते हैं। सामान्य रूप से शुष्क और कड़े पादप पदार्थ जिनमें सेगंध तेल उपस्थित हो, एसेंशियल ऑयल्स पाए जाएं। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे कठोर पदार्थ, कड़े पादप या शुष्क पादप जिनमें एक सुगंधित तेल जैसा जो है पदार्थ उपस्थित हो। मतलब उनसे क्या आए, उन पदार्थों से सुगंध आए। जैसे आपने देखे होंगे मसालों से सुगंध आती हैं, जैसे आप गरम मसाले को देखोगे तो उनमें से जो है एक अच्छी प्रकार की एक सुगंधित जो है लपट आती है। तो उनमें सुगंधित जो है ऑयल पाए जाए, सुगंधित तेल पाए जाए। तो इस प्रकार के शुष्क और कड़े, ये आपको ध्यान रखना है ये शब्द, शुष्क और कड़े पादप। तो ये जैसे आपसे पूछ ली जाए मसालों की परिभाषा, तो शुष्क और कड़े पदार्थ जिनमें सुगंधित तेल पाए जाए उन्हें हम मसाले कहते हैं। तो ये मसालों की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। कई बार ऑप्शन में सीधा सीधा रख देते हैं। मसाले क्या होते हैं, शुष्क और कड़े पादप पदार्थ होते हैं जिनमें सुगंधित तेल हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इनका प्रयोग किस में करते हैं, हम चूर्ण के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। तो मसालों को सभी जानते हैं कि उनको पीस करके हम चूर्ण बना लेते हैं, फिर उस चूर्ण को हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। तो मसालों का क्या बनाते हैं, हम चूर्ण बनाते हैं, उस चूर्ण का प्रयोग हम करते हैं। मसालों को सामान्यतया खाद्य अनुबंध, फूड एडजंक्ट के नाम से जानते हैं। खाद्य अनुबंध कहते हैं क्योंकि हम खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में डालते हैं, तो इस प्रकार के प्रयोग को हम खाद्य अनुबंध के नाम से जानते हैं। फूड एडजेंट कहते हैं, मतलब भोजन जो है स्वादिष्ट इन्हीं की वजह से होता है, मसालों की वजह से ही। पोषक तत्वों व ऊर्जा के स्रोत के रूप में मसालों का विशेष महत्व नहीं होता है। मतलब इनसे पोषण प्राप्त करने में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। मतलब इनमें पोषक तत्व ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं मसालों में, न ही इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पोषक तत्वों व ऊर्जा के स्रोत के रूप में मसालों का विशेष महत्व नहीं है क्योंकि इनमें कैलोरी शक्ति अत्यल्प होती है। मतलब इनसे कैलोरी बहुत कम प्राप्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इनमें कैलोरी बहुत ही कम होती है, इस वजह से ऊर्जा इनसे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कैलोरी जो है वो ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तो कैलोरी बहुत कम होती है इसमें, तो जो है आप समझ गए होंगे, ऊर्जा जो है इनसे बहुत कम प्राप्त होती है मसालों से। इनको तो हम केवल स्वाद के लिए काम में लेते हैं, लेकिन इनके प्रयोग से भोजन जो है अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है, रुचिपूर्ण हो जाता है, सुगंध युक्त हो जाते हैं, अच्छी लपट आती है सब्जी में से, भोजन में से। तो इस वजह से क्या होता है, आप जो है ज़्यादा मात्रा में भोजन खाते हैं तो उसकी वजह से आपको भोजन स्वादिष्ट लगने लग जाता है, रुचिपूर्ण लगता है, सुगंध उसमें से आती है, सुगंध युक्त लगता है, अच्छा भोजन लगता है, पाचक और पोषक हो जाता है। मतलब पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पाचन और पोषक जो है बहुत कम होता है इसमें पोषक पदार्थ। पोषण तो ये देते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन पाचक पदार्थ जो है इसमें पाए जाते हैं। तो पाचक जो है भोजन आसानी से इनके माध्यम से हो जाता है। अब क्यों हो जाता है पाचक और पोषक भोजन, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं एक बार। अब देखिए, पाचक और पोषक होने का एक राज है इनके अंदर, उसके बारे में उस राज को बताता हूँ आपको। ये जठर रस के स्राव को उत्तेजित करते हैं, ये इनका महत्वपूर्ण कारण है। मतलब जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके स्राव को उत्तेजित करते हैं। हमारे जो पेट में गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है, स्राव होता है, जठर रसों का जो स्राव होता है, वो जठर रस जो है इसी की वजह से ज़्यादा मात्रा में जो है स्रावित होते हैं। तो सभी को पता है कि जठर रस जो है वो हमारे भोजन को पाचन में जो है बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। इसी कारण से जो है इन मसालों का प्रयोग जो है
हम करते हैं। ज़्यादा मात्रा में क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन जो है आसानी से इनके माध्यम से पच जाता है। तो मसाले जो है हमारे भोजन को पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है कई बार। तो जठर रस के स्राव को क्या करते हैं? मसाले जो है उत्तेजित करते हैं, तो हमारे अमाशय में आसानी से जठर रस जो है स्रावित होने लग जाता है। ठीक है, जिससे मानव की पाचन प्रणाली भली प्रकार से जो है कार्य करने लगती है। भारत में कई पादपों से मसाले प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में भी कई मसाले पादप जो हैं उनकी कृषि की जाती है, खेती की जाती है। भारत में उगाए जाने वाले जो कुछ प्रमुख मसाले हैं उनमें लौंग को अंग्रेजी में हम क्लोव कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? लौंग को क्लोव के नाम से जानते हैं, CLOVE। तो ये हो गया, लौंग को हम क्लोव कहते हैं अंग्रेजी में। वानस्पतिक नाम है इसका साइजिगियम एरोमेटिकम। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइजिगियम एरोमेटिकम, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोव या लौंग की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए, साइजियम एरोमेटिकम होता है। उसी प्रकार सौंफ जो है इसको फेनल बोलते हैं हम, तो इसका वानस्पतिक नाम होता है फ्योनिकुलम वल्गेर। तो फ्योनिकुलम जो वल्गेर जो है वो इसका वानस्पतिक नाम होता है सौंफ का, फ्योनिकुलम वल्गेर जो है सौंफ का वानस्पतिक नाम होता है। उसी प्रकार लाल मिर्च को हम चिली बोलते हैं, अंग्रेजी में लाल मिर्च को क्या बोलते हैं? हम चिलीज बोलते हैं, चिली। और वानस्पतिक नाम इसका क्या है? कैप्सिकम एनुअम। तो ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। लाल मिर्च का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कैप्सिकम एनुअम होता है, कैप्सिकम एनुअम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैप्सिकम एनुअम। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, लाल मिर्च के वैज्ञानिक नाम याद करेंगे। जैसे इस प्रकार जो है मिर्च होती है, इस मिर्च के ऊपर जो है एक कैप सा लगा होता है ऊपर की साइड में, उसके ऊपर एक डंठल सा होता है। इस वजह से इसमें कैप नाम आ रहा है, इससे याद रखना है आपको, कैप्सिकम एनुअम। ठीक है, तो कैप शब्द जिसमें आ रहा है वो होता है मिर्च का जो वानस्पतिक नाम है वो होता है लाल मिर्च का वानस्पतिक नाम जो होता है। तो मिर्च के ऊपर क्या होता है? कैप सा होता है, उस वजह से उसको क्या कहते हैं? हम कैप्सिकम एनुअम के नाम से जानते हैं। अब काली मिर्च को अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्लैक पेपर। ये आपको ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है ब्लैक पेपर क्या है। तो ये काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर। वानस्पतिक नाम भी पता होना चाहिए इसका क्या होता है। इसका वानस्पतिक नाम होता है पाइपर नाइग्रम। तो काली मिर्च का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पाइपर नाइग्रम। अब नाइग्रम क्यों कहते हैं इसको? चलिए एक ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने की। काली मिर्च की, काली मिर्च का कलर कैसा होता है? काला होता है, सभी को पता है। और नागराज का कलर कैसा होता है? काला होता है। तो नाइग्रम से याद आना चाहिए नागराज का मतलब काला, काला का मतलब काली मिर्च, ये आपको याद रखना है। तो पाइपर नाइग्रम से याद आना चाहिए काला, नाग जैसा काला अर्थात काली मिर्च। इस प्रकार ट्रिक से आपको याद रख लेने हैं इनके वानस्पतिक नाम, जिससे आप जो है कन्फ्यूज नहीं होंगे। काली मिर्च का वानस्पतिक नाम होता है पाइपर नाइग्रम, और ब्लैक पेपर अंग्रेजी में बोलते हैं। ये जो कोष्टक में दिए गए हैं ये तो हैं अंग्रेजी में नाम, और ये इनके वानस्पतिक नाम है दूसरे जो दिए हैं। जीरे को हम क्यूमिन कहते हैं, क्यूमिन। जीरे को अंग्रेजी में क्यूमिन बोलते हैं, और वानस्पतिक नाम होता है इसका क्यूमिनम साइमियम। यह आपको ध्यान रखना है, क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, तो इसमें नम जो आ रहा है पीछे दोनों में, क्यूमिनम साइमिनम, तो ये जीरे में होता है नम। ये आपको ध्यान रखना, पीछे जिसमें नम लग रहा है उसका मतलब है जीरे का वानस्पतिक नाम क्यूमिनम साइमिनम। इस प्रकार आपको बार बार याद करना है, आसानी से आपको जीरे का वानस्पतिक नाम याद हो जाएगा। अजवाइन को हम लोवेज के नाम से जानते हैं, और इसका वानस्पतिक नाम होता है ट्रेकिस्पर्मम एमी जो होता है इसका वानस्पतिक नाम होता है, ये आपको याद रखना है, ट्रेकिस्पर्मम। अजवाइन जो है, अजवाइन का वानस्पतिक नाम ट्रेकिस्पर्मम एमी जो है अजवाइन का वानस्पतिक नाम होता है, लोवेज अंग्रेजी में बोलते हैं। आप जब 5-6 बार इनको याद करोगे तो आराम से जो है इनके सभी के वानस्पतिक नाम और अंग्रेजी में नाम आपको याद हो जाएंगे। धनिया को कोरिएंडर के नाम से जानते हैं। धनिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर। वानस्पतिक नाम होता है इसका कोरिएंड्रम सैटाइवम। धनिया कोरिएंड्रम सैटाइवम। ठीक है, तो अब देखिए कैसे याद करना है आपको धनिया का वानस्पतिक नाम। धन से याद आना चाहिए रुपया पैसा। जिसके पास रुपया पैसा है उसकी बुद्धि सट जाती है, सैटाइवम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना, धनिया मतलब धन जिसके पास है उसकी बुद्धि सट जाती है मतलब सैटाइवम, कोरिएंड्रम सैटाइवम। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगली है हल्दी को हम टर्मेरिक के नाम से जानते हैं, टर्मेरिक। तो टर्मेरिक कहते हैं हम
हल्दी को अंग्रेजी में टर्मेरिक कहते हैं। वानस्पतिक नाम होता है इसका कुरकुमा लोंगा, ये आप सभी जानते होंगे। हल्दी का वानस्पतिक नाम होता है कुरकुमा लोंगा, ये कई बार पूछा जाता है, कुरकुमा लेंगा। तो कुरकुमा लोंगा जो है ये आपको पता होना चाहिए। हल्दी का वानस्पतिक नाम होता है टर्मेरिक कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो कुरकुमा लोंगा जो होता है वो हल्दी का वानस्पतिक नाम है। अदरक ये है सौंठ, एक होता है सौंफ, सौंफ अलग होता है, ये सौंठ है, ये आपको ध्यान रखना है। अदरक को हम सौंठ भी बोल देते हैं, सौंफ नहीं याद रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। ऊपर देखिए सौंफ, वो सौंफ अलग है, फनेल जिसको फ्यूनिकम वल्गेर कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए सौंठ है, अंतर है इनमें, ये आपको ध्यान रखना है। सौंठ तो हम अदरक को बोलते हैं और सौंफ जो है अलग एक मसाला है, ठीक है। तो अदरक जो है उसको हम सौंठ के नाम से जानते हैं। इसको जिंजर बोलते हैं, अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, जिंजर। वानस्पतिक नाम क्या होता है, जिंजीबर ऑफिसिनेल, जिंजीबर बोलते हैं इसको हम, अदरक को जिंजीबर ऑफिसिनेल, ठीक है। तो ये अदरक का वानस्पतिक नाम है, जिंजर इसको बोला जाता है, सौंठ या अदरक, जिंजर। जिंजर का मतलब इसको याद कैसे करना है, इससे जो है किसी की खांसी वगैरह हो जाती है तो अदरक जो है उसका रस पीने से जान सी आ जाती है शरीर में, मतलब जिंजीबर जो है, जिंजीबर का मतलब जान सी आ जाती है, इस प्रकार आप ध्यान रखना है। तो जिंजीबर ऑफिसिनेल जो है अदरक, अदरक का वानस्पतिक नाम है। अदरक को सौंठ के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला है लौंग। लौंग को हम क्लोव बोल रहे थे, मैंने आपको अभी बताया था, लौंग को हम क्लोव कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है लौंग का, चलिए देखते हैं लौंग का वानस्पतिक नाम क्या है। लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम, ये मैंने आपको बताया था, सीजियम एरोमेटिकम, यह आपको याद रखना है। इसका वानस्पतिक नाम है, लौंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सीजियम एरोमेटिकम, ठीक है। तो इसका वानस्पतिक नाम सभी को याद रखना है। लौंग का वानस्पतिक नाम होता है सीजियम एरोमेटिकम, ठीक है। तो सीजियम एरोमेटिकम इसका वानस्पतिक नाम है। मिर्टेसी कुल में आता है, मिर्टेसी कुल जो है उसका सदस्य माने जाते हैं लौंग, ठीक है। तो मिर्टेसी कुल में आती है, मिर्टेसी कुल का नाम आपको याद रखना है लौंग का। उपयोगी पादप का भाग जो है, शुष्क जो पुष्पकलिकाएँ हैं, इसकी जो पुष्पकलिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी सी पुष्पकलिकाएँ आपने देखी होंगी। लौंग में छोटी छोटी सी लौंग जो होती है वो पुष्पकलिका ही मानी जाती हैं, ठीक है। तो इसका लौंग का आपने देखा होगा, छोटी सी जो पत्ती, जो डंठल सा होता है, उसे ही हम पुष्पकलिकाएँ कहते हैं। तो शुष्क अवस्था में जब होती है तो वो उसको हम जो है उपयोगी पादप भाग मानते हैं। तो इसका उपयोग जो है शुष्क अवस्था में किया जाता है। उस कलिका को तोड़, जो छोटी सी होती है, ये शुष्क अवस्था में होती है, आपने देखी होगी लौंग घरों में। तो वो शुष्क जो अवस्था है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इसका उपयोगी भाग मानते हैं, ठीक है। तो शुष्क पुष्पकलिका होती है वो, तो ये आपको याद रखना है। तो लौंग जो है वो आपका मिर्टेसी कुल में आता है, सीजियम एरोमेटिकम उसका वानस्पतिक नाम है। आगे हम देखते हैं, लौंग मोल्यूकस नामक छोटे से द्वीप का मूल निवासी है। लौंग मतलब जो ये मसाला है लौंग, ये मोल्यूकस नाम के एक छोटे से द्वीप पर जो है सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, लौंग जो है ये मोल्यूकस द्वीप पर सबसे पहले जो है ये मानी गई, मूल निवासी मानी जाती है। अर्थात मोल्यूकस जो द्वीप है, उस द्वीप पर ये छोटा सा जो द्वीप है एक मोल्यूकस नाम का, उस द्वीप पर लौंग जो है उत्पादित होती है। इसका जो पादप मध्य आकार जो होता है, इसका 12 से लेकर के 15 मीटर तक इसकी जो है आकार होता है, साइज होता है। सदाहरित शाखित होता है, सदाहरित होता है, आप देख सकते हैं इसको किसी भी मौसम में। शाखित होता है, ब्रांचेड होता है, ब्रांचेज निकली रहती हैं, और एक बहुत ही सुंदर वृक्ष होता है लौंग का वृक्ष। इसके गाढ़े लाल रंग के पुष्प जो होते हैं, पुष्प यौगिक, वो ससीमाक्ष पुष्पक्रम में होते हैं। तो इसके जो ससीमाक्ष पुष्पक्रम होता है उसमें इसके पुष्प जो है लगे रहते हैं। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ससीमाक्ष पुष्पक्रम। तो इसमें सीमित वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीमित वृद्धि मतलब इसमें जो बड़े पुष्प होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं इस प्रकार से, और नीचे जो है छोटे छोटे होते जाते हैं, अर्थात एक सीमित वृद्धि हो रही है। इसको हम ससीमाक्षी कहते हैं। लेकिन इसकी उल्टी जो होगी वो होगी असीमाक्षी पुष्पक्रम, ठीक है। तो इसमें ससीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है लौंग पादप में। पुष्प कलिकाएँ जो होती हैं इसकी बेलनाकार होती हैं, कील की आकृति की होती हैं, कील जैसी आकृति की इसकी पुष्प कलिकाएँ होती हैं, बेलन जैसी होती हैं, मांसल आधार युक्त इसकी पुष्प कलिकाएँ होती हैं। इन्हीं अधखुली या अखुली कलिकाओं को सुखा करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, लौंग प्राप्त कर लेते हैं। तो इसकी पुष्प कलिकाएँ जो होती हैं शुष्क अवस्था में, उनसे ही हम लौंग प्राप्त करते हैं। तो चलिए लौंग आप देख सकते हो, घरों में आपने ये देखी होगी ये लौंग।
तो ये पुष्पकलिकाएँ होती हैं सूखी सूखी सी, देख लीजिए शुष्क अवस्था में हैं, ये सभी को दिख रही होंगी ये। तो ये शुष्क अवस्था में पुष्पकलिका हैं, इन्हीं को हम लौंग कहते हैं। ये छोटी छोटी सी जो हैं ये लौंग ही हैं, ठीक है। तो ये शुष्क पुष्पकलिकाएँ होती है। ये पूछा जाता है कि पत्ती होती हैं, पुष्पकलिकाएँ होती हैं, जड़ें होती हैं, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। लौंग जो होती हैं पुष्पकलिकाओं का एग्जाम्पल है, ये पुष्पकलिकाएँ होती हैं, ठीक है, और वो भी शुष्क अवस्था वाली। सबसे ज़्यादा जो लौंग होती है तंजानिया में होती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादक राज्य जो है, उत्पादक जो देश है वो है तंजानिया, ठीक है। तो ये तंजानिया में जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है पूरे विश्व में। अन्य जो मुख्य लौंग उत्पादक देश हैं उनमें जंजीबार है, मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है। तो इसके अलावा जो तंजानिया के अलावा जंजीबार में भी होती है लौंग, मेडागास्कर में भी होती है, इंडोनेशिया में भी होती है। भारत, श्रीलंका, मलेशिया में भी सामान्य स्तर पर यह पाया जाता है। तो भारत, श्रीलंका और मलेशिया इन सभी में लौंग जो है सामान्य स्तर पर पाई जाती है। भारत में इसका मुख्य उत्पादन तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में भी कन्याकुमारी, नीलगिरी पर्वतमाला में होता है, और केरल के कोट्टायम और किविलोन में होता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हैं इनके, ये भारत में हैं, तमिलनाडु और केरल। तो 2 राज्यों में इनका उत्पादन होता है। देखिए मैप में आपको दिखा देता हूँ, दक्षिण भारत का मैप का जो मैं आपको बना रहा हूँ डायग्राम, नीचे दक्षिण भारत वाला है नीचे से। तो यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु, इधर देखिए ये तमिलनाडु है और इधर साइड में है केरल। तो ये केरल और तमिलनाडु, इन दोनों जगह पर जो है ये लौंग का पादप जो है आसानी से पैदा होता है, उत्पादित किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नीचे आप देखोगे यहाँ पर है तमिलनाडु और इधर नीचे वाली साइड में है केरल। इन दोनों साइडों में जो है ये पादप जो है उगता है, केरल और तमिलनाडु। इधर तमिलनाडु हो गया और दूसरी साइड जो है केरल हो गया। तो इधर जो है नंबर 1 इसको बोल रहा हूँ मैं तमिलनाडु, इधर नंबर 2 जो है केरल। तो ये दोनों जो हैं ये केरल और तमिलनाडु, इन पर जो है यहाँ इन जो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में जो है ये आसानी से जो है पैदा होता है, उत्पादित होता है। लौंग में रुचिकर जो तीव्र गंध है, इसमें उपस्थित वाष्पशील तेल यूजिनॉल की उपस्थिति 13.2% से होती है। तो यूजिनॉल की जो उपस्थिति है उससे जो है इसमें बहुत ज़्यादा गंध आती है। तो वाष्पशील तेल पाया जाता है इसमें, उसकी वजह से इसमें क्या होती है, एक बहुत ही अच्छी जो है एक गंध आती है, लपट आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यूजिनॉल। तो यूजिनॉल की उपस्थिति के कारण ही लौंग में एक अच्छी वाली खुशबू आती है। तो ये पूछा जा सकता है कि लौंग में जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, यूजिनॉल के कारण। एक वाष्पशील तेल होता है, एक ऑयल होता है यूजिनॉल इसके अंदर। वाष्पशील का मतलब एक वाष्प के रूप में ही उड़ सकता है, ठीक है। तो ये वाष्पशील तेल जो है यूजिनॉल जो है उसके कारण लौंग में गंध आती है, लपट आती है। 13.2% तक ये पाया जाता है। वाष्पशील आसवन विधि के द्वारा लौंग की पुष्पकलिकाओं से लौंग को तेल निष्कर्षित किया जाता है। तो लौंग का जो तेल प्राप्त किया जाता है लौंग की पुष्पकलिकाओं से प्राप्त किया जाता है, वो भी आसवन विधि से। तो ये आपको याद रखना है, आसवन के माध्यम से डिस्टिलेशन जो विधि है आसवन विधि, इस आसवन विधि के माध्यम से ही हम आसानी से लौंग की जो पुष्पकलिकाएँ हैं उनसे लौंग का तेल हम अलग कर लेते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वाष्प को अलग करते हैं आसवन विधि में, और उस वाष्प को ही हम तेल के रूप में जो है अलग कर लेते हैं। अब इस लौंग के क्या क्या उपयोग हैं, चलिए देखते हैं। लौंग जो है सुगंधित होती है, गर्म गुणों वाले पदार्थ है। एक नेचर की बात करें तो लौंग का जो नेचर है एक गर्म स्वभाव की होती है। तो एक गर्म स्वभाव का मसाला होता है लौंग। तो सभी जानते हैं लौंग में एक अच्छी गंध आती है, इस वजह से सुगंधित बोल रहे हैं। गर्म गुणों वाला मतलब जो है इसकी हॉट नेचर होता है, गर्म प्रकृति होती है। जैसे काली मिर्च गर्मी करती है शरीर में, उसी प्रकार लौंग खाते हैं तो ये भी शरीर में गर्मी करती है। तो गर्म गुणों का मतलब हो गया यहाँ पर शरीर में इनको खाने पर गर्मी होती है, ठीक है। आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, तो ये हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में गर्मी करेगी। गर्मियों में आप खाओगे तो गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है लौंग, ठीक है। तो ये गर्म गुणों वाली है, जिसका मसाले व औषधि के रूप में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। तो मसाले और औषधि के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो लौंग को हम औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं और मसाले के रूप में भी लौंग का उपयोग करते हैं। तो गरम मसालों में जो है इनका प्रमुख घटक माना जाता है लौंग। तो ये भी इनका महत्वपूर्ण घटक है लौंग गरम मसालों का। लौंग जो होता है उत्तेजक प्रकार का होता है और वातहर होता है, ठीक है। तो लौंग जो होता है उत्तेजक होता है। वातहर का मतलब होता है हमारे शरीर में जो कफ वगैरह बनते हैं उनको कम करता है, वात को हरने वाला होता है, ठीक है।
तो वात पित्त कफ आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो उनके बारे में जो सुना है जिन्होंने वो समझ गए होंगे। वात हर होता है, वात को हरने वाला होता है। लौंग उत्तेजक प्रकार का होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अजीर्ण तथा जठर खिंचाव में किया जाता है। पेट में जब नसें खिंचने लग जाती हैं तो उस समय जो है, उस अवस्था में इसका प्रयोग कर लेते हैं हम लौंग का प्रयोग। लौंग के तेल का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में, साबुनों में, प्रसाधन सामग्री में, बेकरी उत्पादों में, अचार बनाने में, शरबत आदि के निर्माण में किया जाता है। तो लौंग के तेल का प्रयोग इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, उपयोगों के बारे में भी पता होना चाहिए। कई औषधियाँ जैसे कि दांत दर्द की दवाएं, फूले मसूड़े, खांसी की दवा, त्वचा पर लोशन जो लगाते हैं वो, आयुर्वेद के योगों में लौंग का बहुत शायद से जो है हमको प्रयोग मिलता है। तो इन सभी में लौंग का प्रयोग करते हैं। किसी के जैसे मसूड़े फूल जाते हैं तो उस समय लौंग खाने से जो है ये सही हो जाते हैं। दांत दर्द वाली जो दवाएं बनाई जाती हैं, दांतों में दर्द होने वाली, उन दवाओं में लौंग को जो है मिलाया जाता है पीस करके, ठीक है। त्वचा का जो लोशन बनाया जाता है, त्वचा पर लोशन जो लगाते हैं, वो लोशन भी जो है उसमें भी लौंग डाली जाती है, ठीक है। लौंग को पीस कर उसमें डाला जाता है। और आयुर्वेद में के जो योग में लौंगों के बारे में जो है बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इंडोनेशिया में क्रेटेक नामक धूम्रपानी जो तंबाकू है उसमें भी लौंग की काफ़ी खपत की जाती है। तो क्रेटेक नाम से आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया में जो है एक तंबाकू है, टोबैको। तो धूम्रपान जो तंबाकू है, धूम्रपान में जो काम आने वाली है, उसमें जो है ये जो है इसकी काफ़ी मात्रा मिलाई जाती है लौंग की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्रेटेक क्या है आपसे पूछा जाए। क्रेटेक जो है इंडोनेशिया में जो है एक तंबाकू है, धूम्रपान वाली जो तंबाकू है क्रेटेक, तो ये इंडोनेशिया में पाई जाती है। तो वहाँ पर जो है इसमें लौंग मिलाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रेटेक। अब उपयोगी पादप भाग क्या होता है उसके अब ये मैंने आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। अब काली मिर्च के बारे में देखते हैं। लौंग जो है कंप्लीट हो चुका है, यहीं तक था, 5वें पॉइंट तक लौंग जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब काली मिर्च के बारे में देखते हैं। इसका वानस्पतिक नाम होता है पाइपर नाइग्रम। तो कैसे याद करना है इसका वानस्पतिक नाम। नाग जो होता है वो काला होता है, उसी प्रकार काली मिर्च का कलर भी काला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाइपर नाइग्रम, ठीक है। कुल का नाम है पाइपरेसी कुल। तो पाइपरेसी कुल में ये आती है काली मिर्च। तो पाइपरेसी कुल में काली मिर्च आती है। चलिए आगे देखते हैं इसके उपयोगी पादप भाग। अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल। तो इसका जो फल का प्रकार है वो ड्रूप प्रकार का है। तो ड्रूप जो फल है वो काली मिर्च का ही माना जाता है। तो अपरिपक्व अवस्था में शुष्क जो ड्रूप फ्रूट है वो इसका उपयोगी पादप भाग माना जाता है काली मिर्च का। उत्पत्ति की बात करें तो काली मिर्च की जो उत्पत्ति स्थल है वो दक्षिण अमेरिका माना जाता है, दक्षिण भारत माना जाता है। जो ये भारत का दक्षिण पार्ट है, ये दक्षिण वाला, तो इस दक्षिण भारत में जो है ये काली मिर्च आसानी से उत्पादित की जाती है। इंडो मलाया क्षेत्र में भी उत्पादित की जाती है काली मिर्च, ठीक है। भारत से काली मिर्च का जो निर्यात है वो सभी मसालों में सर्वाधिक होता है। तो सब मसालों में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। मतलब हमारे देश से काली मिर्च बाहर विदेशों में जो है बेची जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है मसालों में वो काली मिर्च का किया जाता है इंडिया से। इसलिए इसे भारतीय मसालों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेज। स्पाइसेज हम कहते हैं अंग्रेजी में मसालों को, ठीक है। तो भारतीय मसालों का राजा किसे कहते हैं हम। भारतीय मसालों का राजा जो है वो किसे कहा जाता है, वो काली मिर्च को कहा जाता है। ये पूछा जाता है कई बार कि भारतीय मसालों का राजा कौन है। काली मिर्च है। सांपों में राजा जैसे नागराज है, उसी प्रकार मसालों में जो राजा है वो आपको ध्यान रखना है काली मिर्च, ठीक है। भारत तथा इंडोनेशिया काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र माने जाते हैं। भारत और इंडोनेशिया, यहाँ पर काली मिर्च की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। तो भारत और इंडोनेशिया में काली मिर्च का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र में ये दोनों माने जाते हैं। इंडिया और भारत और जो इंडोनेशिया है वो दोनों जो है मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र माने जाते हैं। फिलीपींस तथा सियाम में भी इसकी खेती होती है, फिलीपींस में और सियाम में। तो ये दोनों जो हैं देश हैं, इनमें यहाँ पर भी जो है इनकी
पैदावार जो है की जाती है, खेती की जाती है फिलीपींस और सियाम में। भारत में केरल जो है काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इंडिया में केरल को आपको ध्यान रखना है, ये केरल जो है इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है इंडिया में। चलिए मैप में आपको दिखा देता हूँ केरल कहाँ पर है। जैसे इंडिया का मैप आप देखोगे तो इंडिया में दक्षिण भारत का नीचे से मैप बना रहा हूँ मैं, तो नीचे से आप मैप बनाओगे तो यहाँ पर जो है ये केरल है, के जो मैंने आपको लिखा है इस जगह पर, ये जगह वाला जो है ये स्थान केरल है। इधर साइड में तमिलनाडु है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो केरल है उस केरल में जो है काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल को ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, बंगाल में भी कुछ खेती की जाती है। तो केरल के अलावा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, बंगाल में, इन जगहों पर भी इसकी खेती की जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है केरल, तो केरल ही पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है इंडिया में काली मिर्च का वो किस राज्य में किया जाता है, केरल में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस पादप के बारे में देखते हैं, काली मिर्च के पादप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। काली मिर्च का पादप जो होता है दुर्बल स्तंभ वाला होता है, इसका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है। बहुवर्षीय पादप होता है, आरोही लताएं होती हैं। आरोही क्रम जो होता है ऊपर चढ़ता हुआ क्रम होता है, जैसे सीढ़ियों पे आप ऊपर की ओर चढ़ोगे तो वो आरोही क्रम हो गया, और ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो वो अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। तो आरोही लताएं होती हैं जो कि खंभों पर व किसी सहारे पर लिपट करके वृद्धि करती हैं। आरोही क्रम का मतलब हो गया ऊपर की ओर वृद्धि करेंगी, किसी खंभे पर ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगी, लिपटती जाएंगी, ठीक है। पत्तियां सरल होती हैं, एकांतर होती हैं, अंडाकार होती हैं, चौड़ी होती हैं, काफ़ी चौड़ी होती हैं इसकी पत्तियां। तीखे स्वाद वाली होती हैं, तीखा स्वाद होता है काली मिर्च की पत्तियों में। पुष्पक्रम जो है इसका कनीज प्रकार का होता है, स्पाइक प्रकार का इसका पुष्पक्रम है। तो ये पूछा जाता है कि इसका पुष्पक्रम का जो प्रकार है वो कौन सा है, कनीज प्रकार का है, स्पाइक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ये देख सकते हो, ये स्पाइक प्रकार का इसका पुष्पक्रम है। इसमें 50 से लेकर के 100 सूक्ष्म द्विलिंगी अथवा एकलिंगी पुष्प होते हैं। तो 50 से लेकर के 100 तक छोटे छोटे जो है इसमें द्विलिंगी अथवा एकलिंगी पुष्प पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो है इसके जो पुष्प होते हैं उनमें जो नर भाग होता है और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में हो सकते हैं, या फिर एक पुष्प जो है उसमें केवल एक लिंग पाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, द्विलिंगी अथवा एकलिंगी दोनों में से कोई से भी ये हो सकते हैं। 50 से 100 सूक्ष्म जो है वो पुष्प इसमें एक उसमें पाए जाते हैं, एक स्पाइक में। जैसे आपको नीचे यहाँ पर गुच्छे दिख रहे होंगे, तो जैसे एक गुच्छे में 50 से लेकर के 100 तक इसमें क्या पाए जा सकते हैं, पुष्प पाए जा सकते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम कहते हैं। फल जो होते हैं इसके एक बीजी होते हैं, मतलब इसके फल में एक बीज पाया जाता है। गोल होते हैं, ड्रूप अथवा अस्टिल जिसको हम बोलते हैं, जो कि परिपक्व अवस्था में चमकदार लाल कलर के हो जाते हैं और शुष्क अवस्था में जो है ये झुर्रीदार काले हो जाते हैं, ठीक है। तो जो परिपक्व अवस्था में होते हैं ये फल, ये गोल होते हैं, ड्रूप फ्रूट इनको कहते हैं। ड्रूप देखिए आप नीचे आप देख रहे होंगे ये फल ही होते हैं इनके, ठीक है, पुष्प से ही बनते हैं ये फल। तो ये जो फल हैं आप इनको देख रहे होंगे, गोल गोल से आपको छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, ये इनके फल हैं। ये इसी प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, ड्रूप फ्रूट्स कहते हैं। ड्रूप, ये पूछा जाता है कई बार ड्रूप फ्रूट, तो ये ड्रूप फ्रूट के प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। आगे आप देखोगे ड्रूप फ्रूट होता है जो कि परिपक्व अवस्था में चमकदार लाल कलर का होता है, रेड कलर का हो जाता है और सूखने पर जो है काला पड़ जाता है। सभी को पता है सूखने के बाद ये बीज जो हैं काले हो जाते हैं, जिन्हें हम काली मिर्च कहते हैं। काली फलवत्ती जो है हटा देने पर सफ़ेद बीज प्राप्त होते हैं। अब काली मिर्च के ऊपर से जब काली जो फलवत्ती है वो हट जाएगी, उसके पश्चात ये सफ़ेद कलर के हो जाएंगे, जिसे हम श्वेत मिर्च के नाम से जानते हैं। तो काली मिर्च से हम श्वेत मिर्च बना सकते हैं इसकी यदि फलवत्ती को हटा दें तो। काली मिर्च की फलवत्ती को हटाने के पश्चात श्वेत मिर्च के नाम से इसको जाना जाता है। काली मिर्च का जो स्वाद है वो तीखा होता है, गंध जो होती है इसकी काफ़ी तीव्र होती है। सभी को पता है काली मिर्च का स्वाद तीखा होता है, गंध जो होती है इसकी बहुत ही तीव्र होती है। आप आसानी से इसको पता लगा सकते हो कि आपने किसी ने काली मिर्च खाई है, तो इसकी गंध बहुत ही तीव्र होती है। काली मिर्च के फल में स्टार्च पाया जाता है जो कि 28 से लेकर के 49% तक हो सकता है।
तो स्टार्च जो है इसके फल में पाया जाता है, काली मिर्च में। जैसे नीचे आप देख रहे होंगे ये काली मिर्च हैं। स्टार्च की मात्रा 28 से 49% तक होती है। सहगंधित तेल इसमें 1 से लेकर के 3% तक पाया जाता है। रेसे तथा अल्प मात्रा में एल्कलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं, एल्कलॉइड इसमें पाए जाते हैं। सहगंधित तेल जो होता है इसमें पाइनिन ए, बी तथा चरपरा स्वाद जो होता है एल्कलॉइड पाइपरिन के कारण होता है। तो इसका चरपरा जो स्वाद होता है काली मिर्च का, वो एल्कलॉइड नामक जो एल्कलॉइड पाइपरिन जो है इसमें पाई जाती है। उस एल्कलॉइड पाइपरिन की वजह से इसका जो स्वाद है वो थोड़ा चटपटा सा या चरपरा सा लगता है। तो एल्कलॉइड इसमें पाई जाती है पाइपरिन। एल्कलॉइड पाइपरिन के कारण जो है इसमें आपको स्वाद में अंतर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्कलॉइड पाइपरिन। काली मिर्च का मसाले व औषधि के रूप में बहुत ही ज़्यादा व्यापक उपयोग किया जाता है। तो मसालों के रूप में और औषधि के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं काली मिर्च का। अगला इसका उपयोग देखते हैं। खाद्य तैयारियां, सब्जियों में व्यापक प्रयोग इसका किया जाता है। भोजन को पाचक बनाने में भी भोजन आसानी से पच जाता है। वाथर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वाथर के रूप में। पाचक में लार और पाचक रसों के स्राव को प्रेरित करने में। उत्तम नेत्र ज्योति के लिए सभी काली मिर्च बताते हैं बूढ़े बड़े कि काली मिर्च खाने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। तो ये बात सही थी, क्योंकि आप देख सकते हो उसके उपयोगों में भी लिखा हुआ है, इसके महत्वपूर्ण गुणों में, कि जो है उत्तम नेत्र ज्योति, मतलब अपने आँखों की रोशनी बढ़ जाती है काली मिर्च खाने से। लेकिन गर्मी में किसी को नहीं खाना है, क्योंकि इसकी जो नेचर होता है काली मिर्च का वो गर्मी करती है शरीर में। इस वजह से आपको सर्दियों में खानी है, ना कि गर्मियों में। तो ना आँखों की जो ज्योति है उसको मतलब रोशनी को बढ़ाने के लिए हम इसको चूर्ण को काली मिर्च के चूर्ण को हम देसी घी के साथ मिलाकर खाएं तो हमारे आँखों की रोशनी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सभी को याद रखना है। इसको हम देसी घी के साथ यदि मिलाकर खाएं काली मिर्च का चूर्ण को, तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, ज्योति बढ़ती है। आगे आप देखोगे ठंडाई, चटनी और सॉस को स्वादिष्ट करती है। तो गांवों में जो पहलवानी करते हैं वो जब बादाम की ठंडाई बनाते हैं तो बादाम पीसते हैं तो उस समय जो है उसमें काली मिर्च मिलाते हैं, या फिर चटनी पीसते हैं तो चटनी में काली मिर्च मिलाई जाती है, सॉस में भी जो है काली मिर्च मिलाई जाती है। इस वजह से वो क्या है, वो पेय पदार्थ जो है स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने पी होगी ठंडाई, बादाम की ठंडाई भी, जिसमें काली मिर्च आपको मिलाकर पिलाई गई होगी। तो ये काली मिर्च के बहुत सारे उपयोग हैं। ये ज्वर का मतलब बुखार में भी इसको खिलाते हैं, किसी के जुकाम खांसी हो जाते हैं उस समय भी काली मिर्च को दूध के साथ पिला देते हैं। कफ़ वगैरह किसी के ज़्यादा बनता है तो काली मिर्च जो है कफ नाशक होती है, उसके बाद कफ कम बनेगा काली मिर्च खाने वाले के। सर्दियों में काम में आती है। जुकाम, गले की खरांश में तुलसी, मिश्री व अदरक के साथ काढ़ा बनाकर इसका सेवन करें तो ये हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदेमंद है। खांसी, जुकाम, सर्दी, गले में खरांश किसी के भी होती है तो तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर और अदरक के साथ इसका एक काढ़ा बनाकर सेवन करें तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको हमारे रोग को सही करने में मदद मिलती है। तो सभी इसके काली मिर्च के उपयोगों के बारे में जानते होंगे। साधारणतः सभी घरों में काली मिर्च मिल जाती है। मांस का जो परिरक्षण होता है, प्रिजर्वेशन, मतलब जो मांस है उसको संरक्षित करने के लिए उसमें काली मिर्च डालते हैं, जिससे कि मांस जो है ख़राब नहीं होता है। पशु का जो मांस होता है उसको सुरक्षित रखने में, अर्थात ख़राब नहीं हो, जिससे मांस सड़े नहीं, उसमें काली मिर्च मिला देते हैं तो इसकी वजह से वह सड़ता नहीं है। तो मांस के परिरक्षण में भी इसका हम प्रयोग करते हैं काली मिर्च का प्रयोग। कई आयुर्वेदिक चूर्णों में भी इसको हम मिलाते हैं। तो काफ़ी आयुर्वेद के जो चूर्ण बनते हैं उनमें भी काली मिर्च जो है एक घटक के रूप में प्रयुक्त की जाती है, मतलब मिलाई जाती है। तो आप सभी समझ गए होंगे, काली मिर्च के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। एल्कलॉइड पाइपरिन आपको याद रखना है, इसकी वजह से इसका स्वाद चरपरा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम कल पढ़ेंगे हल्दी के बारे में। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।